गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट 4 के अंदर लेक्चर नंबर 36 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट था। आज हम लेक्चर नंबर 37 के अंदर इसी स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट हम लेके चल रहे हैं वो है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए कैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो इसमें देखें कि एज अपोज टू अदर बिजनेसेस, कि वो बिजनेसेस जिनको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इज़ ओपन। तो वहाँ पे क्या है कि आप जब मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी कंपनी की शेयर इशू करते हैं तो वो ओपन है किसके लिए? सभी लोगों के लिए। तो चाहे वो एक लार्ज इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक मीडियम इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक स्मॉल इन्वेस्टर हो। क्योंकि एक पर्सन यदि आपकी कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है तो दैट मीन्स उसने आपकी कंपनी में क्या किया है? उतना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यदि हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनीज मस्ट मीट एन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट टू हैव देयर स्टॉक्स। यदि आप किसी भी स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड कराना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये कंडीशंस इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने कंपनीज की एंट्री के लिए लगा रखी है, ताकि इन्वेस्टर्स जब पैसा इन्वेस्ट करें तो उनको इन कंपनीज पे क्या रहे? एक ट्रस्ट रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। यदि आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं तो कंपनी ने एटलीस्ट मिलियंस ऑफ शेयर्स को स्टॉक में तौर पे या फिर को किया हो, या फिर उसकी 100 मिलियंस या इससे ज़्यादा उसने लास्ट 3 ईयर्स में क्या किया हो? प्रॉफिट अर्न किया हो। अगर आप नेस्डेक के अंदर कराना चाहते हैं तो नेस्डेक के लिए क्या ज़रूरी है कि कंपनी मस्ट हैव इशूड एटलीस्ट 1.25 मिलियन शेयर्स। तो उसको 1.25 मिलियन शेयर इशू करने पड़ेंगे इस स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर $70 मिलियन तक का उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसने लास्ट 3 साल में कम से कम $11 मिलियन से ज़्यादा की अर्निंग या प्रॉफिट कमाया हो। अगर आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होना चाहते हैं तो आपका कैपिटलाइजेशन सेवन लाख पाउंड के नियर अबाउट होना चाहिए, और आपका जो 3 साल के अंदर आपकी कंपनी का जो ऑडिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका आप मिनिमम 25% तक का जो पैसा है शेयर इशू कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। यदि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट $250 मिलियन का रुपीज़ का, या फिर $3.8 मिलियन, या फिर पब्लिक के लिए क्या है? ऑलमोस्ट $1.5 मिलियन या फिर 100 मिलियन तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो कि सभी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स ने 27 नवंबर 1992 को मिलके बनाया था, और इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1994 को, ताकि कंट्री को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी दी जाए इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो कंपनी जिसकी मिनिमम कैपिटल 10 करोड़ है वो NSE के अंदर लिस्टेड होने के लिए एलिजिबल मानी जाती है। यदि NSE का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सबसे पहला आता है कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट। जो भी लोग इस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड करवाना। पूरे कंट्री के अंदर ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़, चाहे वो डेब्ट के अंदर हो चाहे वो इक्विटीज़ के लिए, वो प्रोवाइड करवाना। सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क देना, ताकि अगर उसको वहाँ से कोई बात पूछनी है, किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो उसको दे सके। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी क्या है? इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक ऑब्जेक्टिव को माना जा रहा है। यदि मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि 2 लोग हैं, ब्रोकर और एक जॉबर। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक कमीशन एजेंट होता है। ये वो एजेंट है जो कि सिक्योरिटीज़ और शेयर्स को या इक्विटीज़ को खरीदता है और बेचता है, और किसके बिहाफ पे? नॉन मेंबर। और ही एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ हिज क्लाइंट।
और जो भी उसके क्लाइंट है जिसके बिहाफ पे उसने वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा है, उनके बिहाफ पे वो सारे काम को करता है और उसके बदले में क्या लेता है, कमीशन लेता है। ऐसे ही आता है जॉबर। जॉबर कौन है? जॉबर एक इंडिपेंडेंट डीलर होता है जो कि बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज़ के, जो कि वो भी अपने नेम के अनुसार। तो वो क्लाइंट के साथ डीलिंग नहीं करता, वो खुद के अनुसार काम को परफॉर्म करता है। यदि हम एक जॉबर और एक ब्रोकर के बीच में डिफरेंस देखें, ब्रोकर क्या है, एक एजेंट हो सकता है जो कि क्लाइंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को सेल और बाय करता है। जॉबर एक मर्चेंट भी हो सकता है, एक डीलर भी हो सकता है जो अपने नाम से सिक्योरिटीज़ और शेयर्स को बाय और सेल करता है। ब्रोकर एक सामान्य क्रेडिट या फिर जनरलाइज्ड है, और जॉबर जो होता है कि स्पेशलिस्ट है, उसको मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ब्रोकर जो है वो डील करता है जॉबर के साथ, ताकि किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे। और जॉबर जो है वो जो है वो ब्रोकर से डीलिंग करते हैं, बट वो पब्लिक से डील नहीं करते। यदि हम ट्रेडिंग प्रोसीजर को फाइंड आउट करें, उसको पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो सबसे पहले क्या है, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। तो जब भी आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपनी बाइंग और सेलिंग करनी है सिक्योरिटीज़, तो आप पहली बात किसके थ्रू कर सकते हैं, सेबी के थ्रू कर सकते हैं। सेबी क्या करती है, ब्रोकर्स को रजिस्टर करती है। ये ब्रोकर्स कौन होंगे, ये ब्रोकर्स वो होंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड होंगे। तो ब्रोकर जो है कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और एक कॉरपोरेट बॉडी भी हो सकती है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आता है ट्रेडिंग करने के लिए, वो ये कि आप एक ब्रोकर को फाइंड आउट करिए, एक पर्सन को फाइंड आउट करिए, एक कंपनी को फाइंड आउट करिए कि जो आपके बिहाफ पर इक्विटी और शेयर्स को बाय और सेल करेगी। दूसरा आता है ओपनिंग द डीमैट अकाउंट। तो यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर डीलिंग करना चाहते हैं विद इक्विटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट का ओपन होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट क्या है, वही ओपन कर सकता है जो कि इंडियन सिटीजन होगा। और ये आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, ये सिर्फ या तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर कोई स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है प्लेसिंग द ऑर्डर। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, तो अब क्या है, बीइंग एज ए इन्वेस्टर आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या है, या तो आपकी कोई डीपी बनी हो, डिपॉजिटरी आपकी आईडी होनी चाहिए, और आप इसमें क्या है, बाय फ़ोन या बाय ईमेल अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है और उसको अपने को कुछ शेयर्स परचेज करने हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, क्लियरली मेंशन करना है कि वो क्या करना चाहता है। जैसे बाय 100 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस, नॉट मोर देन 500 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि आप एक इन्वेस्टर ने अपने उस ब्रोकर को क्या कहा, आप 100 शेयर खरीदिए रिलायंस कंपनी के, पर जो शेयर की कीमत है वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की, एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, जो ब्रोकर्स होते हैं, है ना, वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को, ताकि वो चीज़ों को बाय और सेल कर सकें। तो ब्रोकर जो होता है वो प्रिपेयर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब आप एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो एक ऑर्डर का एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपने इतने ऑर्डर प्लेस करने के लिए उनसे कहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर आपका नेम, सिक्योरिटी की प्राइस, बोथ पार्टीज़ का नाम, कमीशन, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। यदि हम सेटलमेंट की बात करें तो दिस मीन्स एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। तो इस लास्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी ब्रोकर आपके बिहाफ पर शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा, तो वो दो तरीके से सेटलमेंट की बात करता है। पहला आता है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट क्या होता है कि आपका जो सेटलमेंट है, जैसे ही उन्होंने आपके बिहाफ पे शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को परचेज किया, तो आपको जिस दिन आपने ट्रेडिंग कर ली, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके +2 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या करना है, शेयर्स आपके खाते में डिपॉजिट या जो भी आपने सेल किए हैं वो अमाउंट आपके पास आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस किया मंडे को, तो ये जो सेटलमेंट है ये वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। यदि हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड के अंदर क्या है कि फ्यूचर डेट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्यूचर डेट में क्या है कि जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आप 5 डेज़ और 7 डेज़, ये दो तरीके से हो सकता है, 5 और 7 डेज़, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने मंडे को ऑर्डर किया तो 5 डेज़ प्लस, तो मंडे प्लस 5 यानी कि आपको शनिवार तक, सैटरडे तक आपका ये चीज़ सेटलमेंट हो जाना चाहिए।
और ऐसे ही जो टाइमिंग है आपकी वो होती है 9:55 टू 3:30 PM। और इनकी जो वर्किंग डे है वो है आपके मंडे टू फ्राइडे। तो आई होप बच्चों कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में यह आइडिया मिला होगा आज। थैंक यू वेरी मच।